हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.4 कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के सवालों को। हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सवालों को देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से आगे तक के जितने भी सवाल हैं उनको हम देखेंगे और देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, आप इनको आज देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इनको पसंद करेंगे। आप अपना राय कमेंट में नहीं लिखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और आप वीडियो को देखिए तो लाइक भी कर दिया करिए। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के इस चौथे सवाल को। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको इजी वे में बहुत सरलतापूर्वक इसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और अपने डाउट को दूर करते रहिए। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 4 लिखा है, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष ऋण 1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमको एक वर्ग के दो सम्मुख शीर्षों को दे रखा है और अन्य दो शीर्षों को ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं। देखा, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए हम क्या तरकीब सोचेंगे, हमको क्या दिया गया है उस पर भी विचार करेंगे, और जो चीज हमको ज्ञात करना है उस पर भी विचार करेंगे। आपको पता है कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम ऐसे वर्ग का निर्माण कर लेते हैं कि हम आपके सामने बोर्ड पर एक वर्ग बना दिए। अब अगर हम माने ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसमें कह रखा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष इतना और इतना है। सम्मुख शीर्ष का मतलब आमने सामने। ए का सम्मुख सी है, यानी शीर्ष ए के सम्मुख शीर्ष सी है और शीर्ष बी के सम्मुख शीर्ष डी है। तो आपको जो निर्देशांक दिए गए हैं, या तो आप इनको ए सी मान लीजिए या इनको बी और इनको डी मान लीजिए। आपको बस कुछ करना नहीं है, हम इनको ए मानते हैं और इनको सी मानते हैं। तो हमें ए सम्मुख शीर्ष ए और सी यानी -1, 2 और 3, 2 ए यानी ऋण 1, 2 ए को मान लिया और सी को 3, 2 मान लिया। हमसे कह रहे हैं कि शीर्ष बी और शीर्ष डी के निर्देशांक यानी अन्य दो शीर्ष को ज्ञात करने का मतलब हमें बी और डी का निर्देशांक निकालना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको ध्यान पूर्वक देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं x1, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, इसको x1, y1 मान लें, या इस तरह से मान लें, इसको x, y मान लीजिए और इसको a, b मान लीजिए। इसे हम x, y मान लेते हैं, इसको a, b मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे माना b का निर्देशांक x, y तथा d का निर्देशांक a, b है। इतना मान लिया हमने। अब हमें करना क्या है, x और y का मान, a और b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम तरकीब सोचेंगे। यहाँ पे भुजा ए बी और भुजा बी सी, आप जानते हैं कि एक वर्ग की भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो अगर इनको हम बराबर दिखाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ संबंध मिलेगा। तो देखा, अगर हम ए बी को देखें, चूंकि ए कितना है, -1, 2 है, बी कितना है, या यहीं पे इसको हम x1, y1 मान लें, इसको x2, y2 मान लें। तो आपसे अगर हम ए बी की माप पूछेंगे तो आप बता देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या बताएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, तो आप निकाल लेंगे। होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सूत्र क्या है, लिख देते हैं आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अब आपको x2 x1 y2 y1 का मान रखना है यहाँ से देख के। तो हो जाएगा x माइनस x1 का मान -1 है, इसको प्लस कर देगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान y है माइनस y1 का मान कितना है 2 है, होल स्क्वायर। अब हम ab का मान बस इतना ही रखेंगे, यहाँ पे y2 का मान y है रख दिया हमने, और y1 का मान 2 है, होल स्क्वायर। ab का मान हमारा हो गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, bc का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, bc का। तो चलिए bc का मान भी निकाल लेते हैं। तो अब की बार हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको मिटा दिए और यहाँ पे इसको x1 y1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें bc की माप निकालनी है। तो अगर हम bc की बात करेंगे तो सूत्र हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सूत्र यही लगेगा हमारा, x2 माइनस x1, यानी x2 x है माइनस x1 3 है। तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। किसको किसको, ए बी और बी सी को हम बराबर दिखाएंगे। तो बराबर दिखाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मान मिलेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती, चूंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती, जब वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी। तो ए बी के स्थान पे इतना रख देंगे, अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, आप देखें यहाँ पे BC है, BC का मान आपने निकाला है x3 माइनस अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख देंगे तो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे दोनों तरफ करंडी है, जब दो वर्ग कर देंगे हम तो करंडी समाप्त हो जाएगी। जब करंडी समाप्त हो जाएगी तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो विस्तार कर लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसका जब विस्तार करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 ऋण 6x। अब क्या होगा, अब यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस 6x है, इसको इस तरफ जब ले आएंगे पक्षांतर करके तो प्लस 6x हो जाएगा। तो 2x पहले से विराजमान है, यहाँ पे 6x और आ गया, माइनस में था, इस तरफ प्लस में हो जाएगा। आप इस तरफ देख रहे होंगे 9 है, यहाँ से प्लस 1 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 8x, यानी 2x धन 6x 8x बराबर 8, x बराबर आ जाएगा 8/8 और बराबर हो जाएगा x के, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हमने किसका मान निकाल पाया, x का, एक मान आया हमारा x, इस x का मान आया। अब हमारे पास अब इसके अलावा दूसरी कोई तरकीब हम सोचेंगे। अब हम दूसरी तरकीब ये सोच रहे हैं, a से c को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं, a से c को मिला देते हैं। देखिए डॉट डॉट करके मिलाया हमने। अगर हम बात करें ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करें तो हम ए बी भुजा निकाल चुके हैं, बी सी भुजा निकाल चुके हैं। अगर हम ए सी की भी माप निकाल लें तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी की माप अगर निकालनी होगी तो इसे आप x1 y1 मान रखे हैं, इसको हम मान लेते हैं। अब की बार देखिए, इसको x2 y2 मान लेते हैं। चूंकि हमें a और c के बीच की दूरी निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
चूंकि a कितना है -1, 2 है तथा c कितना है 3, 2 है। तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो AC बराबर अगर हमें निकालना हुआ तो फिर से वही सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मिटा दे रहे हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 सूत्र यहाँ पे हमने लिखा, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, तो उसी सूत्र से यहाँ पे हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 माइनस x2 - x1, तो -1 है तो हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 2 - 2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे AC = हो जाएगा 3 1 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 ही होगा। तो AC बराबर आपको मिल जाएगा करणी में 16, और करणी में 16 का मान होता है 4। तो आपने AC का मान निकाल लिया। अगर हम देखें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये जो कर्ण होता है इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AC² = AB² प्लस BC², अब AC का मान हमने क्या निकाल रखा है 4 निकाल रखा है, तो AC का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग। AB कहाँ निकाल रखा है, देखिए यहाँ पे, तो लिखते हैं इसको करणी में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस BC² BC का मान आप क्या निकाल रखे हैं √ में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्ग होगा 16 और इसका वर्ग होगा तो करणी गायब, केवल वर्ग से वर्गमूल समाप्त होगा, तो आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी वर्ग और वर्गमूल दोनों समाप्त हो जाएंगे, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे सबको। तोड़ना क्या है, हम क्या करेंगे, काम और जानते हैं। x का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखें x का मान हम निकाल चुके हैं, कितना मिला हमें 1 मिला है। तो अगर इसी में रख देंगे तो कुछ और आसान हो जाएगा। तो रखें, देखें 16 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर करके तब मान रखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हो जाएगा x के स्थान पर 1, तो हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 1 मतलब 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 धन। अच्छा y - 2 यहाँ पे 2 बार है तो आप इसको लिख देंगे 2 ब्रैकेट में y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखें x के स्थान पर 1 रखेंगे, अब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा -2, और ऋण 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा धन 4। 4 और 4 8 होता है, 8 जब इस तरफ आएगा तो 16 में से घट जाएगा, तो हो जाएगा 16 ऋण 8। देखिए 4 और 4 जुड़ा 8 हुआ, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचा 2 और y - 2 का होल स्क्वायर। विस्तार नहीं कर रहे हैं अभी। 16 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे देख रहे होंगे 2 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में हो जाएगा बराबर y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखें 8/2 का मतलब क्या होता है 4, 8/2 का मतलब 4 बराबर देखिए y - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग है, इस तरफ आएगा तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग है इस तरफ आएगा 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बराबर y - 2। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, y - 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे -2 है, इस तरफ इसको ले आते हैं तो हो जाएगा 2 धन 2 बराबर y के, तो y बराबर आपका फाइनली मिल जाएगा 4। तो हमें एक मान और मिल गया, क्या मिला
x पहले मिला था, y बाद में मिल गया, यानी हम एक शीर्ष निकाल चुके हैं। कौन शीर्ष? शीर्ष B। अब देखिए, अब हमें जो शीर्ष D का निर्देशांक निकालने के लिए इसके अलावा हमें दूसरी तरकीब सोचनी होगी। क्या सोचनी होगी, हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी मिलाएं, B से D को अगर हम मिलाएं इस तरह से, तो यहाँ पे जो दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है वह बिंदु दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। AC पर भी स्थित है और किस पर स्थित है? BD पर भी स्थित है। तो अगर इसका निर्देशांक निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। किसका? इस कटान बिंदु का। कटान बिंदु क्या होगा? देखें, आपको पता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने वाला x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। तो यहाँ पे 3 धन ऋण 1, अगर 3 में ऋण 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 2/2 कर देंगे तो जाएगा इसका निर्देशांक 1 कामा 2 धन 2 4 हो जाएगा, 4/2 करेंगे इतना आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से x धन a बटा 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, और y धन b बटा 2 किसके बराबर होगा? 2 के। तो इस तरह से हम a और b का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखें, आप लिखेंगे विकर्ण AC व विकर्ण BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हो जाएगा AC का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु? BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। तो अगर हम AC का मध्य बिंदु निकालना चाहेंगे तो सूत्र आप क्या लिखेंगे? x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। यही काम उसके लिए BD के लिए भी होगा, सूत्र यही होगा x1 + x2 अपान 2 कामा BD का मध्य बिंदु होगा x1 + x2 अपान 2 और y1 + y2 अपान 2। ध्यान रखना, आपको मान रखना है। मान कैसे रखेंगे? अब हम AC का मध्य बिंदु कहें तो A और C को देखेंगे, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 + 3 अपान 2 कामा 2 + 2 अपान 2 x1 + x2। अब यहाँ पे देखें, हम BD का मध्य बिंदु कह रहे हैं, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा x और x2 का मान रखेंगे a अपान 2 कामा y1 का मान रखेंगे यहाँ पे y + y2 का मान रखेंगे b अपान 2। अब देखें, 3 में से एक चला जाएगा, घटा देंगे तो आएगा 2/2 कामा यहाँ पे 2 2 4 4/2 करेंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा हमारा। अब देखिए x का मान हमने निकाल रखा है 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1 + a अपान 2 कामा y का मान हमने निकाल रखा है 4, तो हो जाएगा 4 धन b बटा 2। यानी अब क्या करना है? तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे हम तो हमें मिलेगा, अब देखिए x है ये y है, यहाँ भी x है ये y है। आप निर्देशांक क्या लिखते हैं? अगर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो x, y लिखते हैं। तो पहले x बाद में y, तो पहले x बाद में y, बाद में y, तो हो जाएगा 1 के बराबर इतना। तो तुलना जब करेंगे तो 1 = हो जाएगा 1 + a अपान 2, और इसको जब क्रिया गुणा कर लेंगे 1/1 करके,
तो हो जाएगा 1 प्लस ए बराबर 2 के, और ए बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए +1 है, उधर जाएगा घट जाएगा, ए का मान आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? फिर से 2 इसके बराबर करेंगे, पुनः जब हम 2 को इसके बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 4 धन b बटा 2, और फिर ये गुणा करेंगे 2 बटा 1 लिख के, तो 4 धन b बराबर 2 दूना 4। अब देखें 4 में से 4 घट जाएगा, तो b बराबर हमारा फाइनली मिल जाएगा 0। तो हमें a का मान मिला 1, b का मान मिला 0, x का मान मिला 1, y का मान मिला 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने मान रखा है यहाँ पे, देखिए मान जो माना था पहले हमने उसको तो मिटा दिया। हमने क्या माना था कि अन्य दो शीर्ष या b के निर्देशांक x, y और d के निर्देशांक a, b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के अन्य दो शीर्ष, वर्ग के अन्य दो शीर्ष हमारे क्या क्या मिल गए? x क्या मिला था हमारा? x y यानी 1, 4 तथा a b, a का मान 1 है, b का मान 0 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 0। तो हम वर्ग के अन्य दो शीर्ष इस प्रकार से ज्ञात किए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले बहुत प्यारा सवाल जो आपका 5वां है, आप उसको देखेंगे। बोर्ड पर आप प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं। लिखा है कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर के पौध को परस्पर, यहाँ पे पौधों पे लिखना चाहिए लेकिन लिखा है पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। बाउंड्री पर, परिसीमा का मतलब बाउंड्री पर लगाया जाता है। किसके पेड़ हैं? गुलमोहर के पेड़ हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है। आपको चित्र में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है। जो भूखंड त्रिभुज बना हुआ है, इस भूखंड में घास लगा है। जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया है, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। कहाँ बीज बोने हैं? भूखंड के शेष भाग में, यानी त्रिभुज को छोड़कर, त्रिभुज में तो घास है, बाकी शेष भाग में क्या करना है? फूलों के बीज बोने हैं। इतनी कहानी पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें से एक बात केवल हमारे काम की चीज़ है, गुलमोहर के पौधों को परस्पर 1 मीटर की परिसीमा पर लगाया गया, यानी भूखंड की परिसीमा पर लगाया गया 1 मीटर। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पौधे लगाए गए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है, बस इतना। इसके बाद जो हमें आगे करना, हल करना है प्रश्न में, देखिए नीचे लिखा है 1 नंबर, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको ये जो भूखंड पूरा है इसमें ABCD करके माना गया है। ए को हम पहले मूल बिंदु मानेंगे। ए को जब मूल बिंदु मानेंगे तब त्रिभुज त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे। फिर दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यदि मूल बिंदु C हो, एक बार हमको ए को मूल बिंदु मान करके PQR के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है, और एक बार C को मूल बिंदु मान करके हमें PQR के निर्देशांक निकालने हैं। तो लिखा है C हो तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे? इसके बाद नीचे लिखा है साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? हमें दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज PQR के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो हमने चित्र बना लिया है, बोर्ड पर आप देख रहे हैं चित्र बना है बिल्कुल। हमें क्या करना है? 2 स्थितियां हैं। जब मूल बिंदु ए हो, 2 स्थितियां हैं। एक बार मूल बिंदु ए को मानना है, एक बार मूल बिंदु सी को मानना है। और जब मूल बिंदु को आप ए मान लेंगे तो जो AD, देखिए आपको पता है चतुर्थांश, तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है y अक्ष। तो AD x अक्ष है और AB y अक्ष है।
तो जब मूल बिंदु ए हो तब y अक्ष ए बी तथा x अक्ष कौन होगा, ए डी होगा। तो आप देखें P का निर्देशांक क्या होगा, हम सीधा सीधा लिख रहे हैं P का निर्देशांक। तो P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले यहाँ से लंब कहाँ खींचेंगे, लंब खींचेंगे हम x अक्ष पर। तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए इस तरह से हम शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे तो कहाँ खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4। और फिर y अक्ष पर लंब खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये मूल बिंदु है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो गया 4, तो हो जाएगा P4, 6। और देखें Q क्या होगा, Q यहाँ पे है, यही काम आप कहाँ करेंगे, Q पर। Q से लंब खींचेंगे किस पर, x अक्ष पर, तो कहाँ पहुंचेंगे 3 पर। तो हमें x अक्ष पर चली गई दूरी 3 मिला, और फिर y अक्ष पर लंब खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो Q का निर्देशांक 3, 2। R का निर्देशांक भी R यहाँ पे है, तो यहाँ से जब आप खींचेंगे तो आप पहुंचेंगे 6 पे। कहाँ पहुंचेंगे 6 पे, और यहाँ पे देखें इस तरह से, तो x अक्ष पर कितना चला आपने 6, y अक्ष पर 1 2 3 4 5, तो हमें R का निर्देशांक मिल गया 6, 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे, इसे x3 y3 मानेंगे। आपको लिखना है यहाँ पे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको पता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x1 y1 माइनस y2 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे x3 होगा y1 माइनस y2। इस तरह से हम सूत्र लिखेंगे और इसी में मान को रख देंगे। तो मान रखें 1/2, x1 का मान हमारा 4 है, y2 का मान हमारा 2 है, माइनस y3 का मान 5 है, प्लस x2 का मान 3 है, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान 6, प्लस x3 का मान है 6, y1 का मान है 6, y2 का मान है 2। तो हम हो जाएगा यहाँ पे 1/2 4। अब देखें 2 में से 5 को घटा देंगे, थोड़ा डायरेक्ट देख लें। 2 में से 5 को घटाएंगे ऋण 3 आएगा, और ऋण 3 से जब 4 में गुणा करेंगे ऋण 12 आएगा। 5 में से 6 को घटाएंगे, 5 में से 6 को घटाएंगे ऋण 1 आएगा, ऋण 1 से 3 में गुणा करेंगे तो जाएगा ऋण 3। अब 6 में से 2 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 से 6 में गुणा होगा तो जाएगा धन 24। अब क्या करेंगे 12 3 15, इनको जोड़ेंगे 12 3 15, और 15 जो आएगा ऋण में, 24 धन में है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2 आएगा हमारा कितना 9 आ जाएगा, धन में आ जाएगा 9। तो आ जाएगा फाइनली आपका उत्तर 9/2 वर्ग मीटर। कितना आएगा वर्ग मीटर। चूंकि जो पेड़ लगाए गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, अगर हमें पता ना होता कि 1-1 मीटर दूरी पर लगाए गए हैं, यहाँ पर हम मीटर नहीं लिखते, क्या लिखते मात्रक लिखते। तो हमने जब मूल बिंदु ए को माना, किसको माना मूल बिंदु ए को माना, तो x अक्ष का कार्य AD कर रहा है और y अक्ष का काम AB कर रहा है। तो हमने पहली दशा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करना है, दूसरी स्थिति है जब मूल बिंदु C हो, तब क्या होगा, मूल बिंदु C होगा तब x अक्ष हो जाएगा हमारा, तब x अक्ष क्या होगा CB, और y अक्ष क्या होगा ये CD।
ऐसी दशा में आपको जब P का निर्देशांक बताना होगा, किसका, P का निर्देशांक बताना होगा, तो हम यहाँ से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे, गिनती करेंगे, चूंकि एक्स अक्ष का काम अब कौन कौन कर रहा है, CB। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे देखें जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 12 पे, और फिर इस पे आएंगे 2, तो एक्स अक्ष पे कितना चला 12, वाई अक्ष पर कितना चला 2, तो 12 कामा 2 P का निर्देशांक हो जाएगा। Q का निर्देशांक देख लेते हैं, Q को भी ऐसे ही मिलाएंगे। पहले किस पर देखें, एक्स अक्ष पर, यहीं से एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना मिला, एक्स अक्ष पर 13 मिला। और वाई अक्ष पर कितना मिला, यहाँ इधर देखते हैं, इधर इस तरफ देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 13 कामा 6 क्यों हो जाएगा। आप बात ध्यान से देखते रहेंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अब की बार किसका निकालना, आर का, तो आर का निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं। तो आर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा किस पे चला जाएगा 10 पे, तो हो जाएगा एक्स अक्ष पे 10, वाई अक्ष पे कितना, वाई अक्ष पर ये देखिए 1 2 3, वाई अक्ष पे चला जाएगा 3। तो इस तरह से हम मूल बिंदु C को मानकर PQR का निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब फिर हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मानेंगे। तो जब इसे x3 y3 मानेंगे, अब देखें यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये जब शीर्ष से इतना 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 मिला तब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पहले हमने PQR का क्षेत्रफल निकाला था, तब शीर्ष से इतना इतना और इतना थे। देखें सूत्र एक बार लिखे थे, फिर लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, समझ गए होंगे। 1/2, x1 का मान 12 रखेंगे, x1 का मान कितना रखेंगे 12, y2 का मान कितना 6 है, माइनस y3 का मान 3 है, प्लस x2 का मान कितना है 13, y3 का मान है 3, y1 का मान है 2, प्लस x3 का मान हमारा 10, y1 का मान 2, माइनस y2 का मान 6। इस तरह से मान रखकर आप हल करेंगे। 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 से 12 में गुणा होगा 36, धन 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे 1 आएगा, 1 से 13 में गुणा होगा तो 13, 2 में से 6 घटाएंगे ऋण 4, ऋण 4 से 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 40। अब क्या करेंगे, दोनों धनात्मक है, जोड़ देंगे, 36 13 कितना हो जाएगा 49, तो 6 और 3 9, तो 1 और 3 4, 49 में से 40 को घटाना है तो आ जाएगा 1/2 गुणे 9, आपको कितना मिल जाएगा 9/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इकाई नहीं मीटर। मीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो पौधों के बीच की दूरी मीटर में है, 1 मीटर है। तो हमने दोनों दशा में त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक निकाले और हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाल लिया। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए हमें क्या देख रहे हैं। दोनों दशा में त्रिभुज के क्षेत्रफल 9/2 वर्ग मीटर मिले हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे प्रत्येक दशा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल समान है। प्रत्येक दशा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल समान है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 बहुत प्यारा सवाल है आपका। इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना इतना और इतना है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर 1/4 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। परिकलित का करने का मतलब ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो बड़ा आसान सवाल है। इसको ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप पूरा समझ पाएंगे इस सवाल को। तो हम देखें, चित्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ अपने मस्तिष्क को गतिशील रखिए। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। इसका नाम रखते हैं हम ABC। अब ABC अगर नाम रखा तो A का निर्देशांक है यहाँ पे 4,6 और B का निर्देशांक है 1,5 और C का निर्देशांक हो जाएगा 7,2। इतना तो आसान है। कह रहे हैं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। तो यानी अब AB पर D होगा, AC पर E होगा। तो यहाँ पर एक बिंदु हम D लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु E लेते हैं। तो यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींची जाती है। कहाँ से? D और E से। अब देखें, यहाँ पे बिंदु आपको मिलेगा D, यहाँ पे क्या मिलेगा? बिंदु D मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको बिंदु E। इस बिंदु की बात कर रहे हैं। क्या कह रखा है? AD बटे AB। अब AD बटे AB, AE बटे AC, AE बटे AC बराबर 1/4। आप देखें, AD के स्थान पर 1 मिलेगा, AB के स्थान पर 4 मिलेगा। अगर हम AB को 4 भागों में बांट दें, देखा समझने के लिए बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 4 भागों में हमने बांट दिया। किसको? AB को। तो एक भाग इस तरफ और AB कितने भाग हो जाएगा पूरा? 1 2 3 4। तो आपको अनुपात क्या मिल जाएगा? 1:4 यानी 1/4। अगर हम AD अनुपाते BD पूछेंगे तो आप बताएंगे 1:3। कैसे बताएंगे? देखें, जब AD था तो AD का मान कितना था? 1 बटे AB कर दिया। अब AB कितना है? कितने भागों में बटा? 1 2 3 4 बटे 4। इस तरह से। तो बहुत आसान प्रश्न है, हम इसको देख रहे हैं। पहले हम D और E का निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो बिंदु D है, बिंदु D है, AB को किस अनुपात में बांट रही है? 1:3 को 3 के अनुपात में बांट रही है। लेकिन आपको दिया है, आप सबसे पहले लिखेंगे, दिया है AD बटा AB बराबर AE बटा AC बराबर 1/4। इतना बराबर भी 1/4, इतना बराबर भी 1/4 है। अगर हम बात करें, देखें, इसको हम जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। AD बटा AB बराबर भी हम 1/4 लिखेंगे। तो अच्छा, अगर हम बात करें AD, तो AD ठीक है। AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, लिख सकते हैं। AD बटे AB के स्थान पर AD प्लस BD हो जाएगा। देख पा रहे होंगे, बराबर 1/4 के। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, ठीक उल्टा कर दें, तो होगा क्या? देखें, उल्टा कर देंगे तो AB ऊपर चला जाएगा और AD
नीचे चला आएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1। ए बी के स्थान पर आप लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी बटा ए डी बराबर हो जाएगा 4/1। ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, हमारी बात समझने का प्रयत्न करिए। इसको हम 4 ही रहने दें तब भी बात सही है, 4/1 लिखने से कोई लाभ नहीं। अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा ए डी बटा ए डी बराबर धन बी डी बटा ए डी। ए कट कर ए डी बटा ए डी कितना हो जाएगा, ए डी बटा ए डी 1 हो जाएगा। तो 1 धन बी डी बटे ए डी बराबर 4। यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा ए बी डी बटे ए डी बराबर घट जाएगा तो आ जाएगा 3/1। उल्टा कर देंगे, उल्टा जब कर देंगे तो मिलेगा आपको ए डी बटा बी डी बराबर 1/3। बात हमारी समझने की कोशिश करिए। ए डी 1 है, बी डी 3 है। हमने पहले आपको बताया था कि ए बी को 4 भागों में बांट दीजिए तो इधर 1 और इधर 3 हो जाएगा, तो 1:3। तो ए डी अनुपात ए बी डी बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक इसी प्रकार यही काम हम किस में करेंगे, ए ई बटा ए सी को 1/4 के बराबर जब करेंगे तब हमें यहाँ से क्या अनुपात मिलेगा, ए ई अनुपात ई सी, ए ई अनुपात ई सी बराबर भी हमको यही अनुपात मिलेगा। तो आप समझ पाए होंगे कि बिंदु डी इस भुजा को किस अनुपात में बांट रही है और इस अनुपात बिंदु ई इस भुजा को किस अनुपात में बांट रही है। तो अगर हम डी का निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे बिंदु डी ए बी को किस अनुपात में बांट रही है, 1:3 में। अगर बिंदु ई की बात करें तो बिंदु ई ए सी को किस अनुपात में बांट रही है, 1:3 के अनुपात में बांट रही है। तो चलें देखें, हमें डी और ई का निर्देशांक पहले निकालना है। तो यहां देख लेते हैं, तो बिंदु डी के लिए ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। अगर हम बात करें m1 का मान कितना होगा, 1 होगा। m2 का मान कितना होगा, 3 होगा। और a आप देख ही पा रहे होंगे कितना है, 4, 6। और b कितना है, 1, 5। तो हम बिंदु डी का निर्देशांक निकालना चाहते हैं। ये बिंदु डी इसको 1:3 के अनुपात में बांट रही है और इसे x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 मानते हैं। तो डी का निर्देशांक हो जाएगा, डी का निर्देशांक बराबर आ जाएगा, आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। रख देते हैं मान इसी में। जब मान रखेंगे हम तो m1 के स्थान पर 1 हो जाएगा, x2 के स्थान पर 1 हो जाएगा, m2 के स्थान पर 3 हो जाएगा, x1 के स्थान पर 4 हो जाएगा, बटे 1/3। m1 के स्थान पर 1, y2 के स्थान पर 5, y2 के स्थान पर 5, m2 के स्थान पर 3, y1 के स्थान पर 6, बटे 1/3। मजेदार सवाल है। 1 एकम 1, 3 चौक 12, 13 बटे नीचे 4 है, 13/4 आया। 5 1 5 और 6 3 18, 18 5 23, 23/4। किसका निर्देशांक आ गया, डी का निर्देशांक आ गया। ठीक इसी प्रकार से किसके लिए, ई के लिए अगर हम बात करें, बिंदु ई के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको m1 का मान 1 मिला था, m2 का मान कितना मिला था, 3 मिला था। और यहाँ पे कौन है, ए सी है। तो ए आपका हो जाएगा 4, 6 और सी आपका हो जाएगा 7,
2। सूत्र हम नहीं लिखेंगे। बिंदु ई का निर्देशांक बराबर हमारा आ जाएगा, सूत्र वही रहेगा, तो इसे x1 y1 मानते हैं, इसी को x2 y2 मान लेते हैं। तो हमारा m1 1 है, x2 क्या है इसमें से देखेंगे 7 है, प्लस m2 3 है, y1 x1 4 है बटे 1 धन 3 कामा m1 का मान 1 है, y2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान 6 है बटे 1 धन 3। मान रख रहे हैं केवल इसी सूत्र में। अब क्या होगा, 7 1 के 7, 3 4 12, 12 7 19 हो जाएगा 19 बटा 4 कामा 2 1 के 2, 6 3 18 हो जाएगा 20 बटा 4। इसको और सरल कर लेते हैं, 19 बटा 4 तो ऐसे ही रहेगा, 20 में 4 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमने बिंदु डी का निर्देशांक निकाला, बिंदु ई का निर्देशांक निकाला, हमको करना क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम आपसे बात करें त्रिभुज ए डी ई के शीर्ष कौन कौन, लिख लेते हैं एक बार। त्रिभुज ए डी ई में ए कितना है 4 कामा 6 है, डी कितना है निकाला है अभी 12 बटे 4 सॉरी 13 बटा 4 कामा 23 बटा 4, और ई निकाला है, ई कितना है अभी निकाला है यहाँ पे 19 बटा 4 कामा 5। तो त्रिभुज ए डी ई का सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र है। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसे x3 y3 मानेंगे, मान करके इसी में रख देंगे तो आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलो इसको हम x1 मान रहे हैं y1, इसको x2 y2 मान रहे हैं, इसे x3 y3 मान रहे हैं। अब इसी में रखेंगे हम, यहाँ देखें जगह की कमी है, प्रश्न आपका लंबा हो रहा है, देखें रखते हैं, आप समझ जाएंगे। हम इसके बाद यहाँ शुरू कर रहे हैं 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 के स्थान पर 4, y2 23 बटा 4 माइनस y3 के स्थान पर 5 प्लस x2 13 बटा 4, ब्रैकेट में क्या होगा y3 माइनस y1 यानी 5 ऋण 6 प्लस x3 19 बटा 4, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y1 माइनस y2 6 ऋण 23 बटा 4, 6 ऋण 23 बटा 4। अब हल करते हैं इसको, 4 गुणे तो हो जाएगा यहाँ पे अंदर देखें 4 × 5 = 20, 23 में से 20 घटाएंगे 3 बटा 4 आ जाएगा, धन 13 बटा 4, 5 में से 6 घटाएंगे ऋण 1 आ जाएगा, धन 19 बटा 4 गुणे 6 चौके 24 में से 23 घटाएंगे आ जाएगा 1 बटा 4। अब क्या करेंगे, इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, आगे देखें 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखें माइनस है 1, क्या है -1 प्लस 13 बटा 4 तो हो जाएगा गुणा ऋण 13 बटा 4, और इसका जब गुणा हो जाएगा धन 19 × 19 बटा 4 चौका 16। अब क्या होगा, बटा 1 लिख सकते हैं 3 का, लघुत्तम आएगा 16, तो 16 × 3 = 48, 4 से भाग करेंगे 16 में
4 बार जाएगा, 13 चौका 52, 16 से 16 में भाग करेंगे 1 से 19 में गुणा करेंगे 19, 1/2। अब क्या होगा, 48 और 19 दोनों धन में है, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, या 48 में से 52 घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, और ऋण 4 धन 15 धन 19 तो आएगा धन 15/16। इसको आप लिख सकते हैं 15 बटा कितना, 16 दूना 32 वर्ग इकाई। त्रिभुज ADE का हमने जो क्षेत्रफल निकाला है 15/32 वर्ग इकाई निकाला। प्रश्न में क्या क्या रहा है, इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें A की तो A 4,6 है, B कितना है, B हमारा 1,5 है, और C कितना है 7,2 है। इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3 मान लेंगे। सूत्र वही है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। तो चलें रखते हैं उसमें मान। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सूत्र यहाँ पे लिख रखा है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 यहाँ से मान देख के लिख दें 4, y2 माइनस y3, y2 यानी 5 माइनस y3 का मान कितना है 2 है, प्लस x2 का मान 1 है, y3 2 है, माइनस y1 6 है, प्लस x3 का मान 7 है, y1 माइनस y2 यानी 6 ऋण 5, 1/2 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 से 4 में गुणा होगा तो 12, 2 में से 6 को घटा देंगे ऋण 4 आएगा, ऋण 4 से 1 में गुणा होगा तो ऋण 4 ही आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 1 से 7 में गुणा होगा 7। आप देखें यहाँ पे 12 और 7 19, 19 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 15 बटा कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा वर्ग इकाई। हमने क्या किया, D और E का निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात किया, फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल दिया 15/32 वर्ग इकाई आया। इसकी तुलना हमें त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करनी थी, इसलिए हमने त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की ज्ञात कर लिया। अब देखें, तुलना करने का मतलब होता है अनुपात ज्ञात करना। जब भी किसी प्रश्न में आपको दो चीजों के मान के बारे में, दो चीजों के परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, भुजाओं के बारे में अगर तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप वहां अनुपात निकालेंगे दोनों में। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपने निकाला है 15/32 बटे 15/32, और इसके बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 15/2। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 15/32 भागे, बटे का मतलब दिखाई नहीं दे रहा, इसके यहाँ पे भागे कर दिया हमने, हो जाएगा 15/2। अब इनको आप सरल करेंगे तो यहाँ पे देखें कैसे सरल करेंगे, 15/32 गुणे 2/15 हो जाएगा, 15 से 15 कटेगा
2 से 32 कटेगा 16 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा करके। उसके बाद आप लिखेंगे बराबर 15/32 बटे में कितना है 15/2। इसको जब सरल करेंगे तो जाएगा 15/32 गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 2 1 के 2 16, तो आ जाएगा 1/16। इसको अनुपात में लिख सकते हैं आप 1/16। तो आपको अनुपात जो मिला है 1/16 का अनुपात मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ से हमने थोड़ा सा हल कर दिया है,